Hello everyone. Now in an Indian Air Force event, our ex-Air Chief RKS भदौरिया उन्होंने कहा है कि the organization, the Indian Air Force is working in the direction to rename the organization as Air and Space Force, as many countries have already done. Now इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स का काम है टू कीप आर स्काईज सेफ। किसी भी तरह का एडवर्सरीज कमिंग फ्रॉम दी अबव उससे हमें बचाना है। लेकिन आपको पता है जो स्काई का सिक्योरिटी है वो अब एनफ नहीं है, बिकॉज इन दी पास्ट 10 to 20 ईयर्स मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस और वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस की बात हो रही है। इंडिया ने भी इस डायरेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस क्या है, ये कब से स्टार्ट हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि इंडिया जो है वो स्पेस एडवर्सरीज को लेके कितने हद तक तैयार है। नाउ you are watching the YouTube channel of Educami. My name is Anshuman and today we are going to cover a very important news. Now if you want to access all the free resources given by Educami, all you need to do is scan this QR. Now if you like this video, you can hit the like button and you can subscribe to the channel. Now इस इवेंट में बेसिकली ये एक प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था इंडियन एयरफोर्स के 5th स्क्वाड्रन का अंबाला में, हरियाणा में। तो वहां पर एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या जैसे बाकी कंट्रीज यूएस, फ्रांस जो है वो स्पेस सिक्योरिटी को लेके काफी कंसर्न है, क्या इंडियन एयरफोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रही है? तो इनका रिप्लाई था कि येस, दे आर प्लानिंग। आपको पता है कि हो सकता है फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप इंडियन एयरफोर्स के अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स देख सकते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस प्रोटेक्शन। तो दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस इनके हिसाब से। अब देखिए स्पेस सिक्योरिटी को कैसे डिफाइन करना है। स्पेस में है क्या? स्पेस तो पूरी तरह से खाली है, वहां पर अपने क्या एसेट्स हैं? तो स्पेस सिक्योरिटी का डेफिनेशन डेफिनेटली आपसे पूछा भी जा सकता है। इवन अ मेंस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। आपसे GS3 में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्पेस सिक्योरिटी। तो आप स्पेस सिक्योरिटी कैसे डिफाइन करेंगे? स्पेस सिक्योरिटी डील्स विद द एबिलिटीज ऑफ अ कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स एसेट इन स्पेस सच एज हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस। आपको पता है आज हमारा जो आईज एंड ईयर्स है, दोज आर सैटेलाइट्स। वी आर बिकमिंग ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन दीज क्रिटिकल एसेट्स, चाहे वो सर्वेलेंस के लिए हो, आर्मी पर्पस के लिए हो, अपने गवर्नेंस के लिए हो, या जो हमारा बेसिक कम्युनिकेशन है, जो हम लोग टीवी, जो हम लोग टेलीकास्ट देखते हैं, आप मैच देखते हैं अपने मोबाइल पे बैठ के, दैट इज दी अवेलेबिलिटी ऑफ सैटेलाइट। तो हमारे जो स्पेस एसेट्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी इंक्रीज हो गया है। हम $1 बिलियन हमारा भी खर्च हो चुका है स्पेस में, हमारे एसेट्स है वहां। तो उन सारे एसेट्स को हम लोग कितने हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यही बताता है कि हमारा किस लेवल का स्पेस सिक्योरिटी है। तो आप स्पेस सिक्योरिटी से आप समझ पा रहे हैं। नाउ अगर आप बोले इंक्रीजिंगली देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल पॉलिटिक्स जो है इज कास्टिंग इट्स शैडो ऑन आउटर स्पेस। नाउ टेरेस्ट्रियल पॉलिटिक्स क्या हुआ? आज ऑन अर्थ हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चलता है, देयर आर डिफरेंट कंट्रीज, देयर आर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इसका असर जो है वो स्पेस में भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्पेस में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अपना सैटेलाइट लॉन्च करके रखी हैं, अपने एसेट्स बना के रखी हैं, ताकि वो एनिमी स्टेट्स को टारगेट कर सके या उसके अगेंस्ट यूज कर पाए। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि एक वॉर जो है वो स्पेस में स्टार्ट हो चुका है, एंड धीरे धीरे जो इसके कंटेंडर्स हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। नाउ इनिशियली इट वाज जस्ट US and Russia. Later on China came in the scene and India has also entered in the scene. तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे सिनेरियो को अच्छे से समझेंगे कि ये क्यों स्टार्ट हुआ, ये स्पेस वॉर, मतलब आप समझ सकते हैं ये जो वेपन रेस है ये कब से स्टार्ट हुआ और ये किस एंड तक जा सकता है। देखिए अब नीड क्यों है स्पेस सिक्योरिटी की? तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस हो रहा है। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो स्पेस लॉन्चेस में आ रहे हैं, रॉकेट लॉन्चेस में आ रहे हैं। आपको पता है SpaceX दैट इज सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस डायरेक्शन में बहुत एग्रेसिवली वर्क करें। नाउ इस तरह के जब न्यू प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं और इस पे आपको पता है कि स्पेस बहुत सारे रेगुलेशंस जो है वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। कंट्रीज को भी बहुत हद तक नहीं पता है कि किसी भी एक्टिविटी का क्या रिपरकशंस हो सकता है। हालांकि जो है स्पेस डिब्री या फिर जो है आपको पता है केस्लर सिंड्रोम, इसके बारे में काफी बात होता है कि हम लोग स्पेस में बहुत सारा जंक डाल रहे हैं जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम पे हमें प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन करेंटली बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है, सिर्फ यूएस की बात नहीं कर सकते हैं, वेदर इट इज चाइना, वेदर इट इज रशिया, वेदर इट इज इंडिया। इंडिया में भी आपको पता है सैटेलाइट जो हमारा सेक्टर है उसमें ह्यूज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं डेली, वेदर इट इज रिलेटेड टू लॉन्चेस और मेकिंग सैटेलाइट। तो इस केस में हमें स्पेस सिक्योरिटी के बारे में जरूर कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ये सेक्टर अभी पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है। अगर हम लोग बात करें दूसरा जो प्रॉब्लम होते जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरवीन करें, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं। दूसरा क्या है, स्पेस जंक जो है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। नाउ इफ यू आर प्लेसिंग $1 मिलियन सैटेलाइट इन दी लो अर्थ ऑर्बिट, तो वहां पर आपको पता है ये जो स्पेस डिब्री होते हैं
अगर आप आपको सिर्फ एग्जांपल समझाते हैं कि अगर वो एक 1 सेंटीमीटर का भी अगर एक जंक है लो अर्थ ऑर्बिट में और वो इतने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वो आपके मिलियन बिलियन डॉलर्स सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर उसका इंपैक्ट उस पर हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सैटेलाइट्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत क्रूशियल सैटेलाइट्स हैं, जो सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं, वो भी जो है वल्नरेबल होते जा रहे हैं। तो स्पेस सिक्योरिटी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने कहा हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें तो इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन आउटर स्पेस इन सिविलियन, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सेक्टर्स। जैसे आपको पता है जीसैट्स है हमारे पास, डिफरेंट लेवल ऑफ जीसैट्स है जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन एंड सिविलियन कम्युनिकेशन बोथ। इसके बाद हम लोग बात करें तो जो हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो मिलिट्री, एयरफोर्स हो, नेवी हो, दे ऑल आर यूजिंग सैटेलाइट सर्विसेज। लाइक आपको पता है रीसैट इज अ वेरी फेमस सैटेलाइट जो कि मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको पता है इसरो इज प्लानिंग इन दी, मतलब हो सकता है आगे आने वाले 2-3 साल में कि देयर विल बी ए सेपरेट सैटेलाइट फॉर आर पर्टिकुलर आर्म फोर्सेज। तो सब अपने हिसाब से डिफरेंट सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा स्पेस में एसेट दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। तो स्पेस सिक्योरिटी डेफिनेटली इंडिया के लिए एक इशू है। इसके बाद वी आर प्लानिंग फॉर आवर ओन रीजनल नेविगेशन सिस्टम IRNSS के बारे में आप जानते हैं, जिसको हम लोग नाविक के नाम से भी जानते हैं, जिसमें वी आर यूजिंग अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। कुछ जो है आपके लो अर्थ ऑर्बिट्स में है, उसके बाद आपको कुछ जो है वो कोई जो आप बोल सकते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो इतने सारे एसेट्स अगर आप स्पेस में डाल रहे हैं, बिलियन डॉलर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, और दूसरा बिलियन अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग मनी, क्योंकि ये सारे सिस्टम्स आपके क्रूशियल एस्पेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट होते जा रहे हैं, आपके सिक्योरिटी के साथ इंटीग्रेट हो गए, आपके गवर्नेंस के साथ हो गए। अगर आपका एक सैटेलाइट आज के दिन वर्क नहीं करता है तो आप में गवर्नेंस प्रॉब्लम्स आ सकता है, आपके मिलिट्री को सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसी कारण हमारा जो आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंट एसेट क्रिएशन होता जा रहा है, तो हमारा रिस्क जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है हर दिन। ठीक है, अब देखिए हम लोग, आपने सुना होगा एंटी सैटेलाइट वेपन्स के बारे में। बेसिकली एंटी सैटेलाइट वेपन्स क्या होते हैं, जो, और एंटी सैटेलाइट वेपन्स जो है वो आज की बात नहीं है, ये 1950s के समय, जिस समय से सैटेलाइट लॉन्च हुआ है आउटर स्पेस में, तब से जो है वो एंटी सैटेलाइट वेपन्स के बारे में बात हुआ है। हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग एसैट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जब फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था स्पुतनिक 1 इन 1957, रशिया, उस समय आपको पता है कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, रशिया एंड जो यूएसएसआर एंड रशिया के बाद जो आपस में जो टकराव चल रही थी सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में, तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया और यूएस को, ऑब्वियसली उस समय बहुत सारे फियर मॉन्गरिंग हो रहा था, तो यूएस को लगा कि हो सकता है कि रशिया इस सैटेलाइट को उनके अगेंस्ट यूज करे किसी वेपन को लॉन्च करने के लिए फ्रॉम दी स्पेस। नाउ इसके जवाब में यूएस ने क्या किया, उन्होंने एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बनाया कॉल्ड बोल्ड ओरियन। दिस वाज द फर्स्ट एसैट, दिस वाज द फर्स्ट वेपन दैट वाज यूज्ड एंड दैट वाज मेड टू डिस्ट्रॉय अ सैटेलाइट। तो यहां से एसैट का जन्म होता है। नाउ फ्रॉम दैट पीरियड कंट्रीज जो है, अब तो मतलब आफ्टर कोल्ड वॉर रशिया ने भी बहुत सारे एसैट्स बनाए, यूएस भी एसैट्स बना रहा है, एंड फ्रॉम 2007 चाइना एंटर्ड द रेस। नाउ चाइना ने भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर दिया इस डायरेक्शन में। एंड सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर आपको समझना पड़ेगा, देखिए यूएस जो है, यूएस के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या फिर जो सिविल कंसर्न्स हैं वो सबसे ज्यादा है, बिकॉज यूएस का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से सैटेलाइट डिपेंडेंट हो चुका है आज के टाइम पे। चाहे वो उसके नेविगेशन सिस्टम हो, उसके गवर्नेंस हो, उसके न्यूक्स हो, उसके मिसाइल्स हो, उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो, सारा चीज जो है वो सैटेलाइट से लिंक है। नाउ यूएस का एडवर्सरीज जो है आप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जो यूएस का डिपेंडेंस है वो स्पेस पे काफी बढ़ चुका है और इसी चीज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है उसके, जैसे आप रशिया एक्सप्लॉइट करना चाहता है, चाइना एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये रेस जो है वो रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। यूएस कभी भी अपने एसेट्स को जियोपार्डाइज नहीं करेगा, उसके लिए वो जो है सिग्निफिकेंट स्पेस मिलिटराइजेशन करता चला जाएगा और बाकी कंट्रीज भी इस सेक्टर में क्योंकि एंटर करते जा रही है, इंडिया ने भी एसैट बना लिया है, तो डेफिनेटली जो है ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। नाउ दी सेकंड हम लोग जो बात करते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ एसैट। अगर आप लोग एंटी सैटेलाइट वेपन्स की बात करें तो एंटी सैटेलाइट वेपन्स जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है काइनेटिक एंड द सेकंड वन इज नॉन काइनेटिक टाइप। नाउ काइनेटिक टाइप का क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल से आपको जैसे समझाने की कोशिश करते हैं, दिस इज अ वेपन जो कि हमने यूज किया था, हमारा इंडिया का एसैट है अंडर द मिशन शक्ति। नाउ इसमें क्या होता है कि आप कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को अगर लॉन्च करें और वो किसी तरह से आप उसको प्लेस कर दें इन दी ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, तो उसके इंपैक्ट से इट कैन डिस्ट्रॉय अ सैटेलाइट, वो टकरा के उस सैटेलाइट से और उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडिया ने सक्सेसफुली अपने एक सैटेलाइट को शॉट डाउन किया विद इट्स एसैट वेपन, ठीक है, इन 2019। तो इंडिया के पास भी ये कैपेबिलिटी आ गया है कि वो अपने सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखिए एसैट वेपन्स को जो है वो ट्राई किया जा रहा है ऑन देयर ओन सैटेलाइट्स। डेफिनेटली हम दूसरे सैटेलाइट को तो टारगेट नहीं कर सकते और इससे ये दिखाया जा रहा है कि हमने हमारे जो नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके
डिस्ट्रक्शन से जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज अगर आप एक बड़े से सैटेलाइट को तोड़ देते हैं तो वो छोटे छोटे डिब्रीज में टूट जाता है और वो फिर फर्दर जो है वो स्पेस जंक में ऐड हो जाता है, और ये जो है आपके बाकी सैटेलाइट से अगर टकरा जाए इसका पार्ट्स तो आपको अगेन वो लॉस करा सकता है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ एसैट इज नॉन काइनेटिक टाइप। नॉन काइनेटिक टाइप क्या हुआ कि आप किसी भी तरह से जो है किसी टेक्निक को यूज करके, चाहे साइबर अटैक करके, चाहे जैमिंग करके, आप किसी भी पर्टिकुलर सैटेलाइट को ब्लाइंड कर सकते हैं, वो नॉन फंक्शनल बना सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसैट वेपन। तो कभी भी आपसे एसैट वेपन के बारे में बात आए तो एक तो हो गया कि काइनेटिक टाइप, जिसमें क्या हुआ कि यू प्लेस अ वेपन इन द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। नाउ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट में आप हो गए तो वहां पर आप उस पर इंपैक्ट करा सकते हैं, एक्सप्लोजन करा सकते हैं, कुछ भी करा के इसको जो है वो सैटेलाइट को नॉन फंक्शनल बना सकते हैं। द सेकंड टाइप इज नॉन काइनेटिक टाइप। अब देखिए ये जो हमने डिस्कस करना, ये देखिए जो स्टार्ट हुआ तो एक 2001 में जो है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे डोनाल्ड एच रम्सफील्ड इन यूएसए, उन्होंने कहा था कि ये स्पेस वॉर कभी रुकने वाला नहीं है। बिकॉज आपको पता है आज आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली सारे कंट्रीज को पता है कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा अगर वर्ल्ड वॉर हो, लेकिन स्टिल स्मॉल एस्केलेशंस देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि जब भी इस तरह का वॉर हो तो वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे रहे। भले जो है वो मिलिटराइजेशन का रैपिड स्केल हो जाए लेकिन वो किसी भी तरह से कम नहीं रहना चाहती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिक एस्केलेशन डोमिनेंस थ्योरी। इसमें क्या होता है, दी सस्टेनेबल डेटरेंस कैन बी क्रिएटेड व्हेन अ नेशन एस्केलेट्स कॉन्फ्लिक्ट टू अ लेवल ग्रेटर देन देयर एडवर्सरी कैन मैच। इसका कहना यह होता है कि इस एस्केलेशन डोमिनेंस थ्योरी में यह कहा जाता है कि सामने वाला वेपन एस्केलेट तभी नहीं करेगा जब तक आप एक ऐसा लेवल अचीव कर लें जो कि वो एनिमी सोचे कि वो कभी भी रीच नहीं कर सकता है। और यूएस जो है वो इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसका जो सिग्निफिकेंट एसेट्स जो है यूएस के, चाहे वो आपको बोल सकते हैं जो न्यूक्स रिलेटेड हो, उसके जो जीपीएस है, उसके बाद बाकी चीजों में आप देख सकते हैं वो अफगानिस्तान में भी जो है वो ड्रोन से अटैक करा देता है, सर्वेलेंस करता है वो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पे। तो इस तरह से यूएस का डिपेंडेंस जो है वो स्पेस पे ज्यादा होता जा रहा है। तो उस केस में यूएस कभी भी अपने स्पेस को अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, अनसेफ नहीं छोड़ेगा। तो इसी कारण उसके साइड से एस्केलेशन हमेशा देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए ये जो ये यूनिकली डेंजरस आर्म्स रेस है, इस पे एक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका कोई एंड नहीं होगा, बिकॉज स्पेस जो है वो पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है और क्या क्या उसके पोटेंशियल्स हो सकते हैं उसको वेपनाइज करने का, ये फ्यूचर में ही आपको पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल एक आर्टिकल में दिया हुआ था कि यूएस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, जो कि कैपेबल है डिटेक्टिंग मिसाइल्स। अगर यूएस पे जैसे आज के समय में अगर सोचिए नॉर्थ कोरिया अटैक कर देता है एक बैलिस्टिक मिसाइल से यूएस पे। नाउ यूएस का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है वो पूरी तरह से सैटेलाइट डिपेंडेंट है। अगर आप यूएस को 10 मिनट्स के लिए भी ब्लाइंड करते हैं, अगर उसके सैटेलाइट्स को डिसफंक्शनल हो जाता है, वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो उस केस में वो पूरी तरह से वल्नरेबल हो जाएगा किसी भी एनिमी स्टेट के द्वारा अटैक किया गया तो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या अगर साउथ अमेरिका की बात करें, जो भी एडवर्सरीज हैं यूएस के, उसको वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज टोटली सैटेलाइट डिपेंडेंट। अब इंडिया के केस में भी इंडिया ने भी दिखाया है कि दे हैव एसैट सिस्टम। हालांकि ये बहुत पहले डेवलप हो गया था, इंडिया ने डीआरडीओ इस पे काफ़ी काम से मतलब काफ़ी टाइम से इस पे काम कर रहा है 2012 से, लेकिन 2019 में अंडर मिशन शक्ति हमने अपने एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके दिखाया कि वी ऑल्सो पजेस द कैपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ सैटेलाइट बाय द मेथड ऑफ एसैट। तो इंडिया भी इस रेस में ऐड हो चुका है। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम वेपनाइजेशन, ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होने वाला है जिसको हम लोग केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं, तो केस्लर सिंड्रोम क्या है कि केस्लर एक साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से बोला गया था कि जैसे जैसे स्पेस इंटरवेंशंस इंक्रीज होते जाएंगे, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट्स स्पेस में जाने लगेंगे, वैसे ही वैसे आपका स्पेस डिब्री जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और आप देख पा रहे हैं, अगर आप बहुत सारे पिक्चर्स अवेलेबल है आप देखेंगे तो हमारा जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो पूरी तरह से स्पेस जंक से भर चुका है। नाउ अगर सैटेलाइट के ट्रैजेक्टरी में कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो इट कैन इनकाउंटर अ लॉट ऑफ एडवर्सरीज। आपने ग्रेविटी मूवी देखा होगा, तो उसमें वैसे ही आपका जो है एक जो स्पेस स्टेशन है उसको हिट कर देता है एक डिब्री, जिससे वो डिस्ट्रक्शन मतलब उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आपने मूवी देखा है तो आप डेफिनेटली जानते होंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता चला जा रहा है। नाउ वंस आपका जो स्पेस जंक इतने अमाउंट में बढ़ जाएगा कि आपके सैटेलाइट्स नॉन फंक्शनल होने लगेंगे, तो फिर ये एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे जो है क्लीन स्पेस प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है, लेकिन इसको घटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाए। हम लोग जो स्पेस डिब्री क्रिएट कर रहे हैं उसको लेकर हम लोग काफ़ी सजग रहें, नहीं तो आपको पता है दिस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारे कंट्रीज़ का जो आप बोल सकते हैं डिपेंडेंस है वो सैटेलाइट पे बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट होता है
और आपसे इस पे, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ डेवलपिंग सेक्टर, अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है, इस पर बेस्ड आपसे मेंस पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, एसैट्स पर क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अगेन हम लोग किसी एक वीडियो में कोई क्वेश्चन होगा जो कि इससे रिलेटेड होगा तो उसको कवर करेंगे, तो वहां पर हमारा और भी पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।